स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रिएक्शन पैटर्न्स देखा एल्किल हैलाइड का, जिसमें हमने सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट का सिंथेसिस किया RMGX का। फिर हमने फ्रैंकलाइन रीजेंट डाइएल्किल जिंक का सिंथेसिस किया। उसके बाद एल्किल लिथियम RLI का सिंथेसिस हुआ और लास्ट में टेट्रा एल्किल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट को हमने सिंथेसाइज किया। देखो, जब भी एल्किल हैलाइड मेटल्स से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए, हमने लास्ट क्लास में जो स्टार्ट किया था वो था एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या स्टार्ट किया था? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जस्ट पैरेलल होती है। इनमें क्या होता है, देखो, कोई भी एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल इस तरीके से देखेंगे उसमें जिस कार्बन से एल्यूमिन कनेक्टेड है, मान लो Cl कनेक्टेड इस कार्बन से, तो उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। और अल्फा के जस्ट नेबरिंग कार्बन होता है बीटा कार्बन। इसको हम 1 नंबर पोजीशन देते हैं, इसको देते हैं 2। When they react with alcoholic KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं, जैसे कि अल्कोहलिक KOH हुआ, सोडियम एथॉक्साइड हुआ, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हुआ। ठीक है, तो इनकी प्रेजेंस में हमेशा क्या होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से प्रोटॉन का रिमूवल होता है, जिससे क्या होगा? एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एल्कीन। ठीक है, और बाहर निकल जाएगा हमारा हाइड्रोजन हैलाइड HCl। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होता है? जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और जिस कार्बन से प्रोटॉन जुड़ा है उसे बोलते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से प्रोटॉन रिमूव होता है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है। बीटा से प्रोटॉन रिमूव हो रहा है अल्फा के हाइड्रोजन के साथ साथ, उसे हम बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो, इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्कीन। क्या बनता है प्रोडक्ट? एल्कीन। अब देखिए, मान लीजिए किसी सब्सटेंस में, किसी एल्किल हैलाइड में मोर देन 1 टाइप के क्या है? बीटा हाइड्रोजन्स हैं। तो ऐसी कंडीशन पे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, डिफरेंट एल्कीन मिलेंगे। उन एल्कीन्स में से कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक रूल हम फॉलो करेंगे, वो है सेट-जेफ रूल। कौन सा रूल? सेट-जेफ। वो क्या बोलता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की। दैट इज सेट-जेफ रूल, and it is followed in those alkyl which have more than 1 type of beta hydrogens। उन सभी में क्या होगा? एलिमिनेशन सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो लिखिए आप
एलिमिनेशन रिएक्शन में लिखिए if alkyl halides are heated, if alkyl halides are heated in presence of strong base like alcoholic KOH, strong base like alcoholic KOH, a molecule of HX is eliminated. A molecule of HX is eliminated. And alkene is formed. And alkene is formed. क्या बन जाती है? Alkene is formed. This reaction is also known as beta elimination or 1,2 elimination reaction. This reaction is also known as beta elimination or 1,2 elimination reaction. 1,2 elimination क्यों बोला? 1 से क्या रिमूव हुआ? हाइड्रोजन, और 2 से क्या रिमूव हुआ? प्रोटॉन. So that is known as 1,2 elimination reaction. अब देखिए आगे देखिए, when more than one type of beta hydrogen, देखो, when more than one type of beta hydrogen present in a compound, then after elimination, more than one alkene is obtained. More than one alkene is obtained. In this condition, we follows Saint-Joseph rule. In this condition, we follows Saint-Joseph rule. तो वो क्या बोलता है? Saint-Joseph rule. More substituted alkene is more stable. More substituted alkene is more stable. देखिए हमने एग्जांपल लिया 2-bromo butane का, that is 2-bromo butane. इसमें ये अल्फा कार्बन और ये भी बीटा और ये भी बीटा, दो टाइप के इसमें क्या है? बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन है. अब मान लीजिए इस बीटा, ये वाला बीटा प्रोटॉन रिमूव होता है और यहाँ से Br रिमूव होता है, तो बन जाएगी 1 ब्यूटी. अगर ये बीटा प्रोटॉन रिमूव होता है, ये Br रिमूव होता है, तो ये बन जाएगा 2 ब्यूटी. ठीक है. तो व्हेन इट इज रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH, तो दो टाइप की एल्कीन बनेगी. अगर ये वाले बीटा प्रोटॉन से प्रोटॉन रिमूव हो रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बन जाएगी 1 ब्यूटी.
क्या बन जाएगी 1 ब्यूटेन। ये बनती है अप्रोक्सीमेट 19% प्लस अगर ये वाला बीटा प्रोटॉन रिमूव हो रहा है यहां से भी आ रिलीज हो रहा है तो बन जाएगी 2 ब्यूटेन। अब क्या बन जाएगी 2 ब्यूटेन, ये बनेगी 81%। ये कितनी बनती है 81%। अब देखिए सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। तो सेटजेफ रूल ये बोलता है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। देखो पहले हम 1 ब्यूटीन को बनाते हैं, इधर देखो C डबल बॉन्ड C। 1 ब्यूटीन के अंदर देखो C डबल बॉन्ड C बना दिया। अब इस कार्बन से जुड़ रहे हैं 2 H एटम, तो इनको तो जोड़ दिया, H से 2 H जोड़ दिया। और इस कार्बन से जुड़ रहा है एक हाइड्रोजन और ये C2H5, तो इससे जुड़ रहा है ये H और ये C2H5, इसको मैंने एक ही लिख दिया C2H5। तो इससे केवल एक एल्कीन जुड़ रहा है, ओनली ये, किससे 1 ब्यूटीन से। और 2 ब्यूटीन में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं। अब इसमें देखो 2 ब्यूटीन से एक, इस कार्बन से एक CH3 और एक H, इससे भी एक CH3 और एक H, तो दोनों से कौन जुड़ रहा है एक H एक CH3, इससे भी एक H एक CH3। तो 2 ब्यूटीन से 2 सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है, 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, और इससे 1 ब्यूटीन से केवल 1 सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है। तो जो सब एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड से प्रेजेंट होंगे वो मोर स्टेबल होगी। तो 1 ब्यूटीन में केवल एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि 2 ब्यूटीन में 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होगी, इसीलिए ये ज्यादा क्वांटिटी में बनेगी 81%, और 1 ब्यूटीन कितनी बनेगी 19%। तो लिखिए सेटजेफ रूल, देखो according to this rule alkene which has more substituent, alkene which has more substituents is formed as major product, is formed as major product। ठीक है, अब आप ये रिएक्शन लिख लीजिए। देखो इस कंपाउंड में 2 ग्रुप ऑफ ब्यूटेन में 2 टाइप के बीटा प्रोटॉन्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। अगर ये वाला रिमूव होता है तो बनेगा 1 ब्यूटीन, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाला प्रोटॉन रिमूव होता है, ये वाला भी रिमूव होता है, तो यहाँ बन जाएगा 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो बनाए और ये रिएक्शन लिखें। तो सेटजेफ रूल का फॉलो करना है आपको। जब किसी कंपाउंड में मोर देन 1 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन हो और HX का रिमूवल हो रहा हो, HBr का, HCl का, तो वहां पर सेटजेफ रूल फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी या की क्वांटिटी डिसाइड करेंगे।
तो देखिए मैंने बताया आपको किस क्या रीजन है कि टू ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है वन ब्यूटीन से। तो इसका रीजन है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जिससे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से वो ज्यादा स्टेबल होगी। देखिए सेंटेंस लिखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन are parallel to nucleophilic substitution। कैसे? देखो जैसे कि हमने ये सब्स्टिट्यूएंट लिया, इसमें दो कंडीशंस हैं। अगर अल्कोहलिक KOH लेंगे तो होगा एलिमिनेशन, अगर एक्वस KOH लेंगे तो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन से यहां से प्रोटॉन यहां से Cl तो बन जाएगा एल्कीन प्रोपीन, ठीक है। और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो क्या बन जाएगा, यहां से KCl रिमूव, अब बन जाएगा अल्कोहल। तो डिपेंड करता है कंडीशन पे, सिचुएशंस पे। यहां पे बन गया प्रोपीन, यहां बन गया प्रोपेनॉल। तो एक्वस KOH लेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, अल्कोहल्स बनेंगे। और अल्कोहलिक KOH लेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, क्या बन जाएंगे, एल्कीन्स बन जाएंगे। ठीक है। तो कब एलिमिनेशन होगा, कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, या आप देख लीजिए यहां पर। तो हम कंडीशंस चेंज कर देते जाएंगे और हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते जाएंगे। अगर अल्कोहलिक KOH लेंगे तो एलिमिनेशन होगा, एक्वस KOH लेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है। तो कहने का मीनिंग है दोनों रिएक्शन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब देखिए जैसे हम SN रिएक्शन बांटते हैं SN1 और SN2 में, ऐसे देखिए एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, E1 और E2। E1 मींस यूनिमोलिकुलर
एलिमिनेशन रिएक्शन। और A2 मतलब बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। ठीक है, तो एज लाइक SN1 रिएक्शन, SN रिएक्शन they are classified into E1 और E2। तो लिखिए एज लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, as like nucleophile substitution, elimination reactions are classified into two categories. Elimination reactions are classified into two categories. Number one, unimolecular elimination, and number two, bimolecular elimination. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब सबसे पहले हम कौन सी लिखेंगे? E1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले कौन सी? E1 रिएक्शन, E1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। देखिए एज लाइक SN1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन भी दो स्टेप में होती है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? CX बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, और क्या बनते हैं? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन is obtained as intermediate। ठीक है, और क्या होता है? देखो एलिमिनेशन रिएक्शंस में एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन H atom from बीटा कार्बन। प्रोटॉन में क्या होता है? एब्स्ट्रक्शन होता है, और इसमें प्रोडक्ट क्या बनते हैं? एल्कीन is obtained as product। एल्कीन एज ए प्रोडक्ट बनती है इस रिएक्शन में। तो देखो इसमें जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो कौन से रिएक्टेंट इसके ज्यादा रिएक्टिव होंगे? कौन से हैलाइड्स इसके ज्यादा रिएक्टिव होंगे? 3 डिग्री या 2 डिग्री? तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय टर्सरी एल्किल हैलाइड, या फिर सम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स क्या देते हैं? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन एलिमिनेशन देते हैं, E1 रिएक्शन देते हैं, बिकॉज दे फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटायन। आपको पता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स क्या बनाते हैं? 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाते हैं जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स E1 रिएक्शन। और कुछ सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स भी क्या देते हैं? E1 रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो लिखिए E1 reaction is given by E1 reaction is given by tertiary alkyl halides is given by tertiary alkyl halides
So even reaction is completes in two step. Even reaction is completes in two step. Completes in two step. In first step, in first step, carbocation is obtained as intermediate. Carbocation is obtained as intermediate after cleavage of after hydrolytic cleavage of CH bond. CH bond. After hydrolytic cleavage of CH bond. देखो next in second step strong base in second step strong base abstract H atom from beta carbon. Abstract H atom from beta carbon. And alkene is obtained as an alkene is obtained as product. Alkene is obtained as product. ठीक है, अब देखिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं ईवन रिएक्शन का, जो कि ये सब फॉलो करेगा। देखिए टर्सरी एल्डिहाइड्स इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ईवन रिएक्शन, तो हम टर्सरी एल्डिहाइड का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ये है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, दैट इज टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। दैट इज अभी क्या करेगा, अल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन करेगा और इसमें बन जाएगा आफ्टर एलिमिनेशन आइसोब्यूटीन, HBr इस रिएक्शन में रिमूव होगा। तो ये टर्सरी एल्डिहाइड है, 3 डिग्री एल्डिहाइड है, और ये आफ्टर इवन रिएक्शन इस आइसोब्यूटीन में कन्वर्ट हो रहा है, और ये इवन मैकेनिज्म से रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो नोट कीजिए एग्जांपल।
अब देखिए इसकी क्या देखेंगे मैकेनिज्म। स्टेप 1 में क्या होगा देखिए, स्टेप 1 में इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज से कार्बोकैटायन बनेंगे, क्या बनेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन, हैलाइड आयन मूव होगा, ये क्या बन जाएगा कार्बोकैटायन, ये रिलीज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है, ये हैलाइड आयन रिमूव हो जाएगा, लीजिंग हो। अब क्या होगा अगले स्टेप में, देखो सेकंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर देगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और बीटा कार्बन से प्रोटॉन एक्सचेंज करेगा। कैसे करेगा देखिए, स्टेप सेकंड, ये CH3 इधर प्रोटॉन है, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ये हमारा बेस क्या करेगा यहां से प्रोटॉन रिलीज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके इधर शिफ्ट हो जाएंगे और हमको मिल जाएगा वही आइसोब्यूटीन, मिल गया। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा सी में और ये डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया हमारा आइसोब्यूटीन, ये इस तरीके से बना। अब इस प्रोटॉन लेकर Br माइनस क्या बना देगा HBr और वापस क्या बन जाएगा KOH, OH माइनस K प्लस भी क्या बना देगा KOH, ठीक है। तो ऐसे ये E1 रिएक्शन कंप्लीट होती है, इसकी मैकेनिज्म में क्या होती है। ये फर्स्ट स्टेप क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS, इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रिएक्टेंट का ओनली 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसकी ऑर्डर क्या होगी 1 होगी, सो दैट इज नोन एज E1 रिएक्शन। तो ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2। आज की क्लास में इतना ही और इससे आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।